नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के खबरों पर विस्तार से। 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत। उत्तर प्रदेश में फिर से सत्ता में वापसी को लेकर बीजेपी में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। इसका असर रीवा में भी देखने को मिला। भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर रीवा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी और आतिशबाजी करते हुए खुशियां मनाई। भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर रीवा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी और आतिशबाजी करते हुए खुशियां मनाई। साथ ही एक दूसरे को इस बड़ी जीत की बधाइयां दी। मनाया गया विश्व किडनी दिवस। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयोजित हुआ कार्यक्रम। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी एवं राइजन हार्ट फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में विश्व किडनी दिवस 2022 का आयोजन किया गया। इस वर्ष का विषय किडनी स्वस्थ सभी के लिए जानकारी की कमी को पूरा कर बेहतर किडनी स्वास्थ्य को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम का शुभारंभ नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ शुरू हुआ। कार्यक्रम के दौरान केक काटकर विश्व किडनी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के नवागत डीन डॉक्टर देवेश शाश्वत, संजय गांधी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर SP गर्ग, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव, नेफ्रोलॉजी विभाग के विभाग प्रमुख डॉक्टर रोहन द्विवेदी, निश्चिंतना विभाग प्रमुख डॉक्टर आलोक सिंह, कार्डियोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर VD त्रिपाठी, यूरोलॉजी विभाग प्रमुख डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला, अनीता मिश्रा, मैट्रन नर्सिंग विभाग के अलावा अन्य चिकित्सक व नर्सिंग ऑफिसर्स, डायलिसिस टेक्नीशियंस एवं विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल आयोजन में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालक, सभी विभाग प्रमुख, नेफ्रोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर रोहन द्विवेदी एवं उनकी पूरी टीम, राइजन हार्ट फाउंडेशन के पदाधिकारी सचिन द्विवेदी द्वारा कार्यक्रम के संचालन एवं सफल आयोजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि डीन डॉक्टर देवेश शाश्वत एवं उपस्थित अन्य अतिथियों द्वारा नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के वेबसाइट का विमोचन भी किया गया, जिसके द्वारा मध्य प्रदेश की पहली किडनी पेशेंट रजिस्ट्री की शुरुआत एवं मरीजों को किडनी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। इसके साथ ही विगत वर्ष से किडनी के उपचार के माध्यम से डायलिसिस ले रहे मरीजों द्वारा अपने अनुभव भी शेयर किए गए। इसके अलावा विश्व किडनी दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर देवेश शाश्वत, अतिथि डॉक्टर SP गर्ग, अतिथि डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव, अतिथि अनीता मिश्रा, सभी विभागों के प्रमुख, किडनी विभाग के चिकित्सक डॉक्टर सरदार, डॉक्टर अर्जुन विश्वास, नर्सिंग ऑफिसर्स कृष्ण सिंह, सोनम गुप्ता, वर्षा पाठक, स्वाति यादव, अखिल पांडे, ऋचा तिवारी, संध्या पवार, रोहित मालवीय, श्वेता शुक्ल, रोसलिन कुंजू, रंजना सिंह, गायत्री डायलिसिस टेक्नीशियंस, शुभम रश्मि शिवकर, शिवम वार्ड बॉय, विवेक साकेत, संदीप रतन, राजेंद्र, अभिषेक आदि को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। एक्चुअली इसके पहले कि मैं लोगों को संदेश दूं, आप ये वर्ल्ड किडनी डे का महत्व समझ लें। ये पहली बार 2006 में शुरुआत की गई थी इसकी, जब इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल किडनी फेडरेशन ने संयुक्त रूप से ये प्रोग्राम लॉन्च किया था। इसका मेन मकसद ये था कि जो किडनी डिजीज़ से, किडनी बीमारी से प्रभावित लोग हैं, उनके बीच हम एक जागरूकता फैला सकें कि वो कैसे अपनी बीमारी से जो है तो जीवन निर्वाह कर सकते हैं, कैसे किडनी को प्रभावित होने से रोक सकते हैं, कैसे किडनी अगर प्रभावित हो गई तो उसका इलाज ले सकते हैं और उनके पास आगे क्या क्या ऑप्शन है। इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। साथ में ये भी मकसद रखा गया था कि जैसे हम जो है तो जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, गैर सरकारी संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट है, इन सबको जो है तो हम कैसे एक संदेश दे सकें, कैसे एक चैनल व्यवस्थित कर सकें, एक चैनल डेवलप कर सकें जिसके ज़रिए हम किडनी के मरीजों को लाभ पहुंचा सकें। तो इसी उपलक्ष्य में 2006 से लगातार मार्च के दूसरे गुरुवार को ये वर्ल्ड किडनी डे प्रोग्राम मनाया जाता है। इस बार वर्ल्ड किडनी डे प्रोग्राम का जो थीम रखा गया है वो रखा गया है किडनी हेल्थ फॉर ऑल। किडनी हेल्थ फॉर ऑल का मेन मकसद क्या है कि हम कैसे हर व्यक्ति को किडनी बीमारी के बारे में जानकारी पहुंचाएं। तो इसमें जो सबसे बड़ी बाधा हमारी आती है वो आती है कम्युनिकेशन गैप की। तो उस गैप को हम कैसे कम कर सकें, तो उसी इवेंट के तहत हमने एक छोटा सा प्रोग्राम आज यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आमतौर पे ये देखा जाता है कि मरीज बोलता है हमारी किडनी फेल हो गई है, अब वो
फिर वो मरने की कगार पर पहुंच जाता है। ऐसे में मरीज को क्या करना चाहिए? अच्छा, हाँ, ये इसमें दो तरीके की चीज़ें, एक तो मरीज को करना क्या है, एक वो, और एक ये जो आपने ही देखी, अब यही जो हम कम्युनिकेशन गैप की हम बात कर रहे हैं वही चीज़ यहाँ पर आ गई। आपने कहा कि मरीज मरने की कगार पे आ गया। हम यही बता रहे हैं कि किडनी बीमारी में अगर पेशेंट की किडनी फेल हो गई है पूर्णतया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मरने की कगार पर है। मरीज़ बिल्कुल पूरी ज़िंदगी आराम से जो है तो निर्वहन कर सकता है, बशर्ते वो समझ ले कि हमें कैसे रहना है। हम उसी के लिए कि उसके पास ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शन है, जैसे एक डायलिसिस का ऑप्शन है, एक किडनी ट्रांसप्लांटेशन का ऑप्शन है। कई बार मरीजों को पता भी नहीं रहता है उनकी किडनी टेम्प्ररी ख़राब होती है, मतलब गोली दवाइयाँ दे के भी हम किडनी को ठीक कर सकते हैं। मरीज़ को डायलिसिस का भी ज़रूरत नहीं है, ट्रांसप्लांटेशन का भी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम मरीजों के बीच अवेयरनेस अभी हम क्या हो रहा है कि हमारा भारत जो है तो दुनिया की डायबिटिक कैपिटल बन चुका है, डायबिटीज़ का गढ़ बन चुका है हमारा पूरा भारत। और जिन भी मरीजों को टाइप 2 डायबिटीज़ या टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, उनमें से अनुमानतः 40-50% पेशेंट की किडनी प्रभावित होने का खतरा रहता है। तो जैसे जैसे डायबिटीज़ मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे डायबिटीज़ से प्रभावित होने वाले किडनी डिजीज़ों के मरीजों की संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अभी आप ऐसा अनुमान लगाएं कि दुनिया में अभी जो है तो जितने भी मरीज़ किडनी के हैं, उनमें से 40-50 डायबिटीज़ के 40-50% पेशेंट किडनी की बीमारी से प्रभावित हो चुके हैं। बिल्कुल ये आंकड़ा ऐसा है, और लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। और हमारे पास जितने मरीजों को हमें डायलिसिस प्रोवाइड करना चाहिए और ट्रांसप्लांटेशन प्रोवाइड करना चाहिए, 100 में से हम सिर्फ 10 लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। अभी भी 90 मरीज ऐसे हैं जिनको हम समुचित उचित जितना हमको इलाज चाहिए हम उनको अभी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। आमतौर पर ये देखा जा रहा है कि दवा खाने से किडनी फेल होती है या किडनी खराबी होती है, और दवा बिना तो मरीज ठीक भी नहीं हो सकता है। तो ये से कैसे कॉम्बिनेशन इसका होगा? अच्छा, ये सवाल भी एक इसमें भी जानना ज़रूरी है कि जो किडनी के प्रमुख कारण जिनसे किडनी खराब होती है, उनमें से तो डायबिटीज़ एक पहला कारण है, दूसरा कारण है ब्लड प्रेशर की बीमारी, तीसरी वजह है कि पेशाब के रास्ते में कहीं रुकावट आ गई, उसकी वजह से किडनी भी प्रभावित होना, और चौथी वजह है कि कुछ अनुवांशिक और ऑटोइम्यून बीमारी होती है, उससे होती है। उसके अतिरिक्त जो आजकल ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रहा है वो है ऐसी दवाइयों का सेवन करना जिससे किडनी खराब हो सकती है। ऐसी दवाइयाँ कौन सी हैं? बहुत लंबी लिस्ट है इनकी। इसीलिए कभी भी हम हर मरीज को ये सलाह देते हैं या हर व्यक्ति को, हेल्दी व्यक्ति को ये सलाह देते हैं कि बिना चिकित्सक की परामर्श के आप दवाइयाँ ना लें। आप कई बार होता है कि वो होममेड रेमेडीज़, ऐसी बहुत सारी घर की बनी हुई या बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के दवाइयाँ लेते हैं जिनमें बहुत अधिक मात्रा में धातुएं होती हैं। वो धातुएं किडनी में जमा होकर किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है। देश सेवा में तैनात सैनिक पत्नियां खुद को समझ रही हैं असुरक्षित। सुरक्षा की गुहार लेकर पहुंची कलेक्टर कार्यालय। करिया मंडी के समीप संचालित होने वाली शराब दुकान को लेकर महिलाओं ने जताया विरोध। कहा, शराब दुकान खुल जाने से महिलाओं, बच्चियों के लिए होगी समस्याएं। शराब दुकान करिया मंडी के पास खोले जाने से महिलाओं ने नाराजगी व्यक्त की है। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची अधिकतर महिलाएं अपने बच्चों को लेकर अकेले घर में रहती हैं, क्योंकि इनके पति आर्मी में हैं। घर की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं को ही उठानी पड़ती है। ऐसे में घर से लेकर बाजार, स्कूल व कॉलेज समेत अन्य सभी कार्यों का जिम्मा इन्हीं महिलाओं के हाथ है। ऐसे में घर से लेकर बाजार व स्कूल, कॉलेज समेत अन्य सभी कार्यों का जिम्मा इन्हीं महिलाओं के हाथ है। ऐसे में अगर मोहल्ले में शराब की दुकान खुल गई तो यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगेगा और महिलाओं तथा बच्चियों को घर से बाहर निकलना मुश्किल होगा। इस बात को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से महिलाओं ने रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। इन महिलाओं के पति देश की सेवा में तैनात हैं और उनकी पत्नियां घर में खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इसी बात की फरियाद लेकर रीवा कलेक्टर के पास पहुंच गई और कलेक्टर से सुरक्षा की गुहार लगाई। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची महिलाओं ने बताया कि अधिकतर महिलाओं के पति सेना में हैं और देश की रक्षा में तैनात हैं और पत्नियां अकेले शहर में रहकर बच्चों का पालन पोषण करती हैं, लेकिन अब इन महिलाओं को अपनी ही सुरक्षा का डर सताने लगा है। इस बात को लेकर समाज सेवी व कांग्रेस नेत्री ममता तिवारी एवं स्थानीय महिला कृष्णा तिवारी के साथ बड़ी तादाद में मोहल्ले की महिलाएं कलेक्टर मनोज पुष्प को ज्ञापन सौंपने पहुंची और अपनी समस्याओं के संबंध में अवगत कराया तथा उनसे मांग की गई कि इस दुकान को यहां से हटाकर कहीं अन्यत्र संचालित कराया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो महिलाओं व बच्चियों की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ हो सकता है।
यही नहीं, किसी दिन कोई बड़ी वारदात भी घटित हो सकती है। मैं कृष्णा तिवारी करहिया में रहती हूँ। वहाँ पे यहाँ मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, सरहद में ड्यूटी दे रहे हैं। मेजर सूबेदार सुशील कुमार तिवारी बीनागुड़ी पोस्टेड है। मेरी 3 बेटियाँ हैं, वहीं से कॉलेज स्कूल जा रही हैं। क्योंकि मेन रास्ते में होली खुल रही है, हम इससे बहुत परेशान हैं क्योंकि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तो इस विषय में हम सभी महिलाएं इकट्ठे होकर कलेक्टर जी के पास आए हुए हैं। तो हमारे विषय को गंभीरता से लिया जाए, हौली वहाँ से कहीं हाईवे में शिफ्ट हो जाए, हमारे कॉलोनी के पास हौली ना खुले। क्योंकि हम 20 महिलाएं ऐसी हैं जो आर्मी फैमिली से हैं, सारा काम हम लोगों को खुद अपने आप करना पड़ता है। तो बस यही उम्मीद है कि वहाँ से हौली दूसरे जगह शिफ्ट हो जाए। हम बहुत परेशान हैं और हम सारा काम हमें खुद अपने आप करना पड़ता है। हम लोग यहाँ पे करहिया मंडी से आए हुए हैं। हम लोग मूलतः करहिया मंडी के निवासी ये सभी महिलाएं हैं। हम सब लोग आज एक ये विषय लेके आए हैं कि हमारे करहिया मंडी के सामने, जहाँ से हम लोग सभी महिलाएं वहाँ पे रहती, लगभग 50 आर्मी परिवार की महिलाएं रहती हैं और आम महिलाएं भी वहाँ पे रहती हैं। लेकिन वहाँ पे रोड, जहाँ से टर्न होती है रोड हम लोग की कॉलोनी आने के लिए, वहाँ पे हौली का निर्माण कार्य चल रहा है। और हम लोग ये चाहते हैं, माननीय कलेक्टर साहब के पास अभी इस विषय को लेके आए हैं और सर से भी हम लोगों ने ये कहा है कि सर ये हौली का अन्यत्र कहीं निर्माण कार्य करवाया जाए, क्योंकि वहाँ एक पूरे संभ्रांत परिवार रहते हैं और परिवार में बड़ी बड़ी लड़कियाँ हैं। सभी लड़कियां वहीं से स्कूल और कॉलेज जाती हैं। छोटे छोटे बच्चे, नौनिहाल बच्चे वहाँ से स्कूल जाते हैं। सोचिए, उनमें वहाँ वैसे भी इतने अराजक तत्व वहाँ बैठे रहते हैं। और मान लीजिए कल को जब वहाँ पे हौली निर्माण हो जाएगा तो सोचने की बात है कि वहाँ किस किस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। लड़कियों के साथ छींटाकशी, दुर्भाग्य ना कहे कभी ऐसा हो, क्योंकि वहीं पे बगल से लगभग 20 फीट दूरी पे धीरमा नाला है, बहुत बड़ा नाला है। और वहाँ पे ऐसी कोई लाइट की, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं कि कोई किसी पोल में खंभा या बिजली की कोई भी व्यवस्था हो। हम लोगों ने हालांकि सरपंच महोदय से भी इस विषय को लेकर बात की थी, उन्होंने भी ऐसी टाल मटोल किया और हम लोग मजबूर होकर यहाँ आए हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है निकट भविष्य में। इसलिए सर हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, आपके और माननीय सरकार और शिवराज सिंह जी के से भी यह निवेदन करती हूँ कि सर ये समस्या का निदान किया जाए, हौली कहीं अन्यत्र शिफ्ट करवाई जाए। हम लोगों को हौली से कोई लेना देना नहीं है, ना हम लोग कोई विरोध कर रहे हैं किसी का। सिर्फ हम लोग अपनी समस्याओं को और आने वाले भविष्य के बड़े खतरे को देखते हो, क्योंकि हर घर में 2-3 लड़कियां हैं और जवान लड़कियां हैं। कुछ लड़कियां सवेरे 10 बजे से कॉलेज जाती हैं, कुछ लड़कियां 11 बजे जाती हैं। ऐसा होता है कि कोचिंग से सवेरे 5 बजे लड़कियां कोचिंग जाती हैं, जो 7 बजे 8 बजे आती हैं, शाम को भी जाती हैं। सोचिए, और मान लीजिए कल को कोई वारदात हुई तो इसका जिम्मेदार और जवाबदार कौन होगा। इसलिए मैं निवेदन करती हूँ, करबद्ध निवेदन करती हूँ माननीय कलेक्टर साहब से भी अभी हमने यही निवेदन किया कि सर ये हौली कहीं अन्यत्र शिफ्ट करवाई जाए हम लोगों के ऊपर। एवं हम जैसे सारे परिवार की सबसे ज़्यादा महिलाएं इस बात से डरी और परेशान हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा आर्मी फैमिली की महिला हैं, जैसे कि ये बहन कृष्णा जी हैं। आप बताइए, आपको गुड़ विधानसभा क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में पानी के लिए हाहाकार, जिम्मेदार सो रहे हैं कुंभकर्णीय नींद। यही हाल रहा तो आम जनता उतरेगी सड़कों पर। टैंकर से पानी मंगवाते हैं लोग, लाखों करोड़ों पानी के नाम पर खर्च होने के बाद भी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। यह हालत जो आप देख रहे हैं, यह गुड़ विधानसभा क्षेत्र का है, जहां सुबह पानी के लिए लोगों की कतार दिख जाती है। सड़कों पर साइकिल से डब्बे बांधकर पीने के पानी की तलाश में लोग निकलते हैं और इधर से उधर पानी को भटकते रहते हैं। यही नहीं, लोगों को पैसे देकर टैंकर से पानी मंगवाना पड़ता है, लेकिन जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। यही नहीं, लोगों को पैसे देकर टैंकर से पानी मंगवाना पड़ता है, लेकिन जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। ना तो इस दिशा में जनप्रतिनिधि कोई ध्यान दे रहे, ना ही पीएचई विभाग। ऐसे में जनता खुद को असहाय व बेबस मान रही है। रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र में पानी की भीषण तबाही की यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, वह पीएचई विभाग की मनमानी व भ्रष्टाचार के साथ साथ जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब पानी के लिए भटकते देखे जा रहे हैं। क्षेत्र की जनता के लिए पानी एक बड़ा काम है। सुबह उठते ही सबसे पहले क्षेत्र के लोग पानी की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, उसके बाद अपने काम में जाते हैं। कई बार तो लाइट न होने पर लोगों को पानी भी नहीं मिल पाता। आप देख सकते हैं बदवार, बरसैता, डडवा, जलधर, पौंडी, उमरिया, इटार समेत दर्जन गांव में पानी की भीषण तबाही है।
लोगों को टैंकर से पानी मंगवाना पड़ता है। इस समस्या को लेकर लोग कई बार जनप्रतिनिधियों से बात भी कर चुके हैं। बावजूद इसके जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार पीएचई विभाग सिर्फ भ्रष्टाचार और अपनी जेब भरने में व्यस्त है। पहाड़ी इलाका होने के चलते कई हैंडपंप हवा उगलने लगे हैं। इसके अलावा अधिकतर हैंडपंप खराब पड़े हैं। पीएचई विभाग को बार बार जनता द्वारा आगाह करने के बाद भी इस दिशा में कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो जनता उग्र आंदोलन करेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लोग 2 से 3 किलोमीटर पानी लेने इधर से उधर भटकते देखे जा रहे हैं। यह जनता की कहानी है। शासन की इतनी योजनाएं कागज में चल रही हैं, किंतु धरातल में कहीं नहीं है। पानी की कमी के कारण हम लोग टैंकरों से पानी मंगाते हैं एक एक हफ्ते के लिए, और इस शासन की क्या ऐसी कार्य प्रणाली है कि यहाँ तक पब्लिक को नहीं मिल पा रही है। लोग दूर दूर से पानी लेने के लिए मजबूर हैं और बड़े भोर से ही डब्बा लेकर के बेचारे झरनों और तलाशनों के फेर में पड़ जाते हैं, किंतु वहाँ भी इनको बहुतायत पानी नहीं मिल पाता है, और यही शासन की कहानी है। राइट। 4 बजे उठी थे, पानी के गई थे, फिर जो काम घर में रहा था वो करी थे। पानी नहीं मिला था तो हम रिटर्न आई थे, 4 किलोमीटर तक गई थे, पर एकदम लाइन नहीं रहा, लाइट रहा बदवार में गई थे। होगा कोनो रो लाइट नहीं रहा तो वह डब्बा रिटर्न लेके आई थे। बड़ी समस्या रहा थी पानी का। कब से समस्या है? अरे ये कम से कम नहीं तो 3-4 साल से ऐसे समस्या चल रही है। कितनी दूर जाना पड़ता है पानी लेने? कभी भी यहाँ बदवार भी जाना पड़ता है, बरसैता भी आना पड़ता है। बरसैता में भी नहीं मिला तो फिर डढ़वा भी जाना पड़ता है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है पानी की, हैंडपंप या ऐसी कुछ भी व्यवस्था नहीं है यहाँ। शासन से, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे हम लोग? पानी के लिए मैं दूर दूर से आता हूँ, अपने काम छोड़ के लिए पानी के लिए दूर दूर से आते हैं, ज़्यादा समय लगता है। बिजली की कमी है उधर, लंबे समय आना पड़ता बरसैता बदवार से पानी के लिए। कितनी दूर से आते हैं पानी के लिए? 1.5 किलोमीटर दूर से आते हैं पानी के लिए। आसानी से मिल जाता है पानी? नहीं, टाइम लगता है, समस्या आती है पानी के लिए। कब से ये समस्या है? ये 1-1.5 महीने से 3-4 महीने लगे समस्या रहती है पानी के लिए। गर्मी के समय सीजन में ठंडी से पानी की समस्या होने लगती है, गर्मी तक बरसात न होने के कारण। बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ जा रहे हैं? मानवती दाहिया बदवार से बरसैता पानी के जा रहा है। क्या पानी नहीं है इधर? नहीं, यहाँ पानी नहीं है। यहाँ पर लोग सवेरे से 4 खेप 3 खेप पानी लिए थे, फिर के बाद काम करी थी घर के। पानी का बड़ी समस्या है। क्यों पानी नहीं? इधर बोर हैंडपंप कुछ नहीं है? पहले था पर उसमें पानी नहीं था जी। अब वो उसके सब सामान निकाल ले गए और ऊपर हो रहा है, मगर वो पानी नहीं देते हैं, तो 4 टम्पर दे देते हैं, बस हो गया। कितनी दूर पानी लेने जाना पड़ता है? 3-4 किलोमीटर। मिल जाता है आसानी से पानी? हाँ, वहाँ बरसैता में मिल जाता है पानी, मगर लाइन लगाने पड़ता है जी। लाइट नहीं रहती है तब क्या स्थिति होती है? तो फिर हो गया, फिर ऐसे चलाते ही काम हिसाब से। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया बजट। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, तेज गति से बढ़ रहा है मध्य प्रदेश। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया है। बजट पेश होने से पहले कैबिनेट मीटिंग से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश देश में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को राज्य का बजट पेश किया। बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगा। वहीं बजट पेश होने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बैठक संपन्न हुई। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश
प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद निरंतर बढ़ रहा है। वर्तमान दर 19.74% है, जो देश में सर्वाधिक है। प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 11,69,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले साल 9,76,281 करोड़ रुपए था। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। एक ट्वीट में सीएम ने कहा कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि अब तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर मध्य प्रदेश की जीएसडीपी ग्रोथ रेट देश के राज्यों में सर्वाधिक है। वर्ष 2021-22 के अग्रिम अनुमानित आंकड़े दर्शाते हैं कि कैरेट प्राइसेस पर जीएसडीपी में 19.74% की वृद्धि के साथ आज हम देश में सबसे तेज बढ़ने वाले राज्य हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में बढ़ी प्रति व्यक्ति आय। वहीं मंगलवार को जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कोविड-19 संक्रमण से प्रभावित प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नया जीवन मिला है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि विकास के प्रमुख जैसे क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य, शहरी, ग्रामीण अधोसंरचना का उपयोग में निरंतर प्रगति हो रही है। सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान हर क्षेत्र में 10% की वृद्धि हुई है और नए 1130 कृषक उत्पादक संगठन का गठन किया जा चुका है। आर्थिक सर्वेक्षण में दावा किया गया है कि कोरोना संकट के बाद भी मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हुआ है। बताया गया कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 63,000 रुपए हो गई है, जो 2020-21 में 58,000 रुपए थी। पिछले साल की तुलना में 8% की बढ़ोतरी हुई है। जानकारी दी गई कि साल 2021-22 में राजस्व प्राप्तियां 1,64,677 करोड़ अनुमानित है, जो पिछले वर्ष से 20.5% ज्यादा है। आज पेश किए गए बजट को लेकर जब हमारी बात विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ व्यापारी, छात्र, कर्मचारी, किसान व गृहिणियों से हुई तो इनका क्या कहना है, आइए हम आपको सुनाते हैं कि बजट को लेकर लोगों ने क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं। प्रस्तुत बजट आज जो वित्त मंत्री जी ने विधानसभा में प्रस्तुत किया, बहुत ही जनमुखी एवं प्रगति वाला दिखता है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने राशि बढ़ाई है पिछले वर्ष की तुलना में, और नवीन 13,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रस्ताव रखा है। ये सराहनीय कदम है। ये बेरोजगारी भी दूर होगी और बच्चों का हित भी होगा। जहाँ पे शिक्षक नहीं है वहाँ शिक्षक जाएंगे, पढ़ाई नियमित होगी। इसके अलावा एक प्रयास मध्य प्रदेश शासन का इस बजट में जो सीएम राइज स्कूल खोलने का है, ये बहुत ही उच्च कोड की योजना है। इसमें कक्षा 6 से 12 तक के लड़के लड़कियां सभी सामूहिक रूप से परिसर में एक विद्यालय में रहकर अध्यापन प्राप्त करेंगे और उनकी क्वालिटी जो शिक्षकों की गुणवत्ता है वो परीक्षा के माध्यम से जो भी चल रही है प्रक्रिया वो सराहनीय। नाम और पद आपका? मैं त्रिवेणी प्रसाद त्रिपाठी, पूर्व शिक्षक, ग्राम खीरा, इसकी भोर प्रशंसा करता हूँ। ये जितने भी कार्यक्रम इसमें जोड़े गए हैं, समाहित किए गए हैं, ये पूरी तरह से जनहितैषी हैं और इनका वर्तमान में भी और भविष्य में भी बहुत ही इसका लोगों का इससे कल्याण जुड़ा हुआ है। चाहे अब लोगों से जुड़ी हुई जो बातें हैं जो बजट में प्रावधान रखा गया है, चाहे पेयजल का ले लीजिए, शिक्षा का ले लीजिए और स्वास्थ्य का ले लीजिए, 22 कॉलेज खोले जा रहे हैं। ये सब शिक्षा, बिजली के लिए देख लीजिए कितना बड़ा प्रावधान रखा गया है। ये सब लोगों से जुड़ी हुई, दीनहीनों से जुड़ी हुई तमाम सब कार्यक्रमों के लिए जो बजट पेश किया गया है, इसकी मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। गौ संरक्षण संबंध में लीजिए, इतना ही नहीं, प्रदेश के साथ साथ हमारे रीवा को भी जो लाभ मिल रहा अतिरिक्त, जैसे गोविंदगढ़ को वर्तमान में से नियमित अपने तरह का एक अर्क पर्यटक स्थान बनेगा, जिससे तमाम सब लोगों का देश का विदेश के तमाम सब लोग आएंगे। इससे रीवा का एक अलग से महत्व बढ़ेगा और वर्तमान भी बढ़ेगा। रोजगार के लिए अनेक MBBS डॉक्टरों का पद हजारों में
खोलने का प्रावधान है। इसमें चाहे जल जीवन मिशन के तहत देख लीजिए आप, मुख्यमंत्री तीर्थ योजना का भी संचालन करेंगे, शुरुआत करेंगे, जो बहुत बढ़िया था। जो लोग नहीं जा पाते थे तीर्थों में, तीर्थयाटन नहीं कर पाते थे, उनके बहुत ऐसे लोग, उनके घर के लोग भी ऐसे नहीं थे जो उनका तीर्थयाटन करा सकें। माली हालत भी नहीं थी उनके लिए तीर्थयाटन की योजना चालू करने का है। लाडली लक्ष्मी योजना को देख लीजिए आप, कल महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस था, उसके तहत भी राष्ट्र के प्रावधान की व्यवस्था है। नर्मदा सिंचाई योजना को देख लीजिए आप, महिला स्वास्थ्य समूह के संबंध में बजट में प्रावधान रखा गया है। जो 1 लाख से अधिक रिक्त पद पड़े हुए हैं। घुंघरू महोत्सव के दूसरे दिन दिल्ली, कोलकाता एवं भोपाल के सुप्रसिद्ध कलाकारों ने दी प्रस्तुति। रीवा में पहली बार आयोजित हो रहा है घुंघरू महोत्सव। शासकीय नृत्य शैलियों पर एकाग्र 3 दिवसीय घुंघरू महोत्सव के दूसरे दिन दिल्ली, कोलकाता एवं भोपाल के कलाकारों ने नृत्य की अनुपम प्रस्तुतियां दी। इन प्रस्तुतियों को कला प्रेमी दर्शकों ने खूब सराहा और जोरदार तालियों से कलाकारों का उत्साह भी बढ़ाया। बताते चले कि कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम रीवा में 7 मार्च से 9 मार्च तक शाम 7 बजे से शास्त्रीय नृत्य शैलियों पर एकाग्र आयोजन घुंघरू महोत्सव का किया जा रहा है। यह आयोजन मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के लिए उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा किया गया। घुंघरू समारोह के द्वितीय दिवस का शुरुआत कोलकाता के भारतनाट्यम समूह मोहुल मुखर्जी एवं साथियों की प्रस्तुति से हुई और जोरदार तालियों से दर्शकों ने कलाकारों का समापन किया। इसके बाद दिल्ली से ओडिशा समूह के कलाकार निवेदिता महापात्रा एवं साथियों ने प्रस्तुति देकर ऑडिटोरियम में आनंद और उत्साह का वातावरण बना दिया। इसके पश्चात भोपाल से भरतनाट्यम समूह के कलाकार नीरज सक्सेना एवं साथियों ने अपनी नृत्य प्रस्तुति दी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। घुंघरू महोत्सव में सफल मंच संचालन शहर के वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर मुकेश एंगल एवं शुभम पांडे ने किया। इस दौरान श्री जयंत माधव बीसे निदेशक उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी, राहुल रस्तोगी उप निदेशक अकादमी उपस्थित रहे। घुंघरू समारोह के द्वितीय दिवस शाम 7 बजे से दिल्ली, भोपाल एवं इंदौर के नृत्य समूह द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी। आयोजन के स्थानीय समन्वयक रंग उत्सव नाट्य समिति के निर्देशक अंकित मिश्रा ने बताया कि शहर में हो रहे इस आयोजन से कला प्रेमी दर्शकों में उत्साह का वातावरण बना हुआ है और इस तरह के आयोजन से सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। संगीतकार एवं कलाकार प्रियांशु सचिन पांडे ने कहा कि इस तरह के आयोजन से अपने शहर में सांस्कृतिक गतिविधियों को और गति मिलेगी। देश के चुनिंदा कलाकारों को देखने का यह अच्छा मौका है। शहर के कलाकार शुभांगी कात्यायन, दिव्यांशु सिंह, वैभव सिंह, अंकुश पटेल, जय सिंह, पुष्पराज पटेल, रत्नेश गोस्वामी, नवीन मिश्रा ने शहर के दर्शकों से आग्रह किया कि वो अधिक से अधिक संख्या में आकर कलाकारों का उत्साह बढ़ाएं और शहर में हो रहे इस अद्वितीय महोत्सव का हिस्सा बने। आपको बता दें कि आयोजन सभी कला प्रेमियों के लिए पूर्णतः निःशुल्क है। आप लगातार कई वर्षों से रीवा पर परफॉर्मेंस करने आई हैं। कथक नृत्य और घुंघरू नृत्य में क्या फ़र्क है? हाँ, मैंने भारत में कहना चाहिए ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, तो इतने साल पहले से पैजनिया बज रही है, उसको मैंने मुख्य वाद्य के दर्जे के रूप में 1 से 1.5 घंटे का घुंघरू वादन बनाया है, जिसमें मैं एक स्थान पर खड़े होकर पूरा वादन की तरह अलग अलग लय, छंद और ताल और इस टाइप की पूरी चीज़ों को करती हूँ। उसमें डांस नहीं होता है, वो घुंघरू वादन होता है, प्योर म्यूज़िक फेस्टिवल्स, उसके लिए बनाया है। और इसके अलावा मैंने ये कई जगह भी किया है और सबको बहुत अच्छा लगता है। इसमें एक एक चीज़ 9-9 मिनट तक चलती है, अलग अलग रेले चल रहे हैं, गते चल रही हैं, इस टाइप की चीज़ें चलती हैं। अभी मैंने हाल ही में 2019 दिसंबर में फेस्टिवल ऑफ इंडिया मैक्सिको में था, वहाँ भारत सरकार ने मुझे भेजा था क्योंकि मैं इंटरनेशनल कल्चरल रिलेशंस की आउटस्टैंडिंग कैटेगरी आर्टिस्ट हूँ। तो मैं विथ म्यूजिशियंस वहाँ पे गई थी मैक्सिको और हर एक दिन छोड़ के एक दिन अलग अलग कॉन्सर्ट मैंने किए अलग अलग शहरों में, जहाँ पे कहीं 5,000 ऑडियंस, 10,000 ऑडियंस ऐसी थी और उन सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। एम्बेसडर भी देखने आए थे। तो भारतीय जो संस्कृति है हमारी, उसका पूरे विश्व में कोई तोड़ नहीं है। वो इतनी अच्छी विद्या है, इतनी कठिन है और जब हम उसको रियाज करके कैसे ये विधा आगे बढ़ेगी?
ये विधा, ये जो नई जनरेशन है वो आगे बढ़ाएगी। इन्हीं लोगों को मैं सिखा रही हूँ और ये कठिन तपस्या है, बहुत रियाज पसीना मांगती है और बहुत सारी बुद्धि स्टेमिना मांगती है, ज्ञान मांगती है, तो बहुत समय लगता है इसको। तो बच्चों का मन लगा रहे, स्टूडेंट्स का मन लगा रहे, इसीलिए मैं क्लासेस भी लेती हूँ जिसको भी सीखना है दूर दूर से। मतलब अभी श्रीलंका से HOD भी आई थी, वहाँ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स यूनिवर्सिटी की, उन्होंने भी यहाँ 10 दिन रह के मुझसे सीखा। तो ऐसे लोग आके सीखते हैं, इसी तरह से ये परंपरा बनी रहेगी। क्या नाम है आपका और कहाँ से आई हैं? मेरा नाम V अनुराधा सिंह है, मैं भोपाल से आई हूँ और रायगढ़ घराने को बिलोंग करती हूँ। प्रिया सेवा समिति द्वारा जनपद सभागार मऊगंज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम हुआ आयोजित। महिला बाल विकास सहित कई विभाग की महिलाओं को किया गया सम्मानित। नारी शक्ति का जीता जागता उदाहरण महिला निरीक्षक, जिनके हाथ में है मऊगंज थाने की कमान। आज की नारी किसी पर निर्भर नहीं है, वह हर मामले में आत्मनिर्भर और स्वतंत्र है और पुरुषों के बराबर हर मोर्चे पर सब कुछ करने में सक्षम भी है। यह बात समाज को हर हाल में स्वीकार करना होगा कि घर और समाज के उत्थान के लिए पुरुष और महिला दोनों ही समान रूप से योगदान देते हैं। प्रिय सेवा समिति द्वारा जनपद सभागार मऊगंज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम हुआ आयोजित। महिला बाल विकास सहित कई विभाग की महिलाओं को किया गया सम्मानित। जनपद पंचायत मऊगंज के सभागार में प्रिया पांडे सेवा समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज सेवी एवं प्रिया पांडे सेवा समिति के अध्यक्ष प्रिया पांडे, महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी मंजू पांडे, APO नीतू सिंह, जनपद CO डॉक्टर अजीत तिवारी, समाज सेवी केशव मिश्रा, पंचायत इंस्पेक्टर अनिल मिश्रा, अधिवक्ता जवाहरलाल दुबे, प्रधानाध्यापक राजभान सहित महिला बाल विकास विभाग के कार्यकर्ता सहायिका कार्यक्रम में मौजूद रहीं। इस दौरान वरिष्ठ शिक्षक सूर्यमणि शुक्ला ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए कहा कि महिला दिवस पर इस तरह का कार्यक्रम पहली बार आयोजित किया गया है, जिसमें महिलाओं का सम्मान करने का अवसर मिला है। इस दौरान प्रिया पांडे ने अपने उद्बोधन में देश प्रदेश में नाम रोशन करने वाली महिलाओं को याद करते हुए कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं का सम्मान किया। वैसे तो जब पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करता है सब कोई, तो फिर ऐसा कुछ पर्टिकुलर सोचते नहीं है कि क्या किस फील्ड में जाना है, लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई करते जाते हैं तो प्रेरणा मिलती जाती है कि किस फील्ड में हमको जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए। तो स्कूल कॉलेज के डेज़ में मैं NCC ज्वाइन की थी। मेरा NCC स्कूल में भी था और कॉलेज में भी था। तो एक यूनिफॉर्म को देखकर जो प्राउड फील होता था, उसको देख के ऐसा मतलब बचपन से ही लगा था कि हाँ, मुझे भी पुलिस की नौकरी करनी है या यूनिफॉर्म फोर्स की कोई भी नौकरी करनी है। तो उसी राह में बढ़ते गए। तो फिर एग्ज़ाम देने पर सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुई। उसके बाद में 12 साल बाद हमारा प्रमोशन हुआ, तो आज मैं निरीक्षक के पद पे हूँ। बच्चों की परवरिश और विभाग का काम एक साथ दोनों कैसे हो पा रहा है? कोई चुनौती सामने आई कि नहीं? जी, चुनौतियाँ तो महिलाओं के लिए हमेशा आती हैं, चाहे घरेलू कार्य को लेके हो या अपने कार्य क्षेत्र में हो, है ना। तो महिलाएं दोनों ही क्षेत्र में बैलेंस बना के काम करती हैं और अपना घर परिवार भी देखना है और अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना है। अच्छा, आप कितने भाई कितनी बहन हैं? हम लोग 4 बहनें हैं। भाई नहीं है? जी, मेरा कोई भाई नहीं। वो बहन किस पोस्ट में है? मेरी बड़ी दीदी टीचर है, माध्यमिक स्कूल में है, और फिर मैं निरीक्षक हूँ, और मेरी एक बहन हाउसवाइफ है और एक छोटी बहन सब इंस्पेक्टर है, वो भी। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं आप? महिलाओं को संदेश में ये देना चाहती हूँ कि आज के युग में महिलाओं के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। महिलाएं जो सोच ले और निश्चय कर ले कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। Central Academy Primary School, Deen Dayal Dham Colony, Padra invites admission for session 2022-23 from nursery to class 7th. Grab the opportunity of free registration from nursery to class 1st and cashback of Rs 2,500 for first 100 students seeking admission in class 2nd to 7th. Brought to you by Little Hands. For further information, contact our office during school hours. The earlier you start working, the earlier you'll get result.
महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रीवा। मोबाइल नंबर है 9009922332 और 9425470430। धन्यवाद।